नमस्कार बच्चों। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था स्वर और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो बच्चों, व्यंजन क्या होते हैं पहले हम वो समझेंगे। व्यंजन स्वर जो हैं वो तो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, मतलब उसमें अगर हम बोलेंगे तो किसी भी तरह की हमारी जो मुंह से वायु निकलती है बोलते समय उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जैसे आप केवल मुंह खोलकर ही स्वर सारे बोल सकते हैं, अ, आ, ई। तो इस तरह से जब मैंने बोले तो उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन जो व्यंजन होते हैं तो व्यंजन वह होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण जो है पहले तो हम उनको स्वर की सहायता से ही करते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, उनको हम स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और जो हमारी जो हवा निकलती है कंठ से बोलते समय, जो हमारे मुंह से जो वायु निकलती है वो मुंह में रुककर बाहर आती है, जैसे कि जीभ से टच होकर हमारे दंत से, हमारे तालू से, होंठ से। और उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो उनका उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे हमने क बोला, क, तो हमारे तालू का जो पीछे वाला हिस्सा है वो जीभ के लास्ट वाले हिस्से से टच हुआ, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन का उच्चारण वर्णों की सहायता से किया जाता है। और जो मुंह से हमारे कंठ से जो वायु बाहर आती है, हवा जो बाहर आती है वो रुक कर आए, तो वह सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और व्यंजन जो है वो मूल रूप से 33 यानी कि 3 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हवा जो है वो हमारे कंठ मतलब हमारे गले, तालू जो हमारे जीभ के ऊपर वाला हिस्सा होता है, तालू हमारे मुख में अंदर ऊपर वाला हिस्सा तालू, मूर्धा, दांत या मूर्धा जो होती जब हमारी जीभ पलट के आती है उसको मूर्धा बोलते हैं और पलट के तालू से लगती है। दांत और होठों का स्पर्श करके मुंह से बाहर आती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मूल रूप से 25 यानी कि 25 होते हैं। का से लेकर माँ तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। इन स्पर्श व्यंजनों को भी 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों में को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। किस तरह से, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला होता है का वर्ग, दूसरा होता है चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग जो होते हैं, का वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो उसमें हमारा जो जीभ का और तालू का अंत वाला हिस्सा जो है वो उसके फंक्शन से उससे वायु टच होकर वो आपस में टच होते हैं, तब वो निकल से क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो ये जो है हमारे जो जीभ का और तालू का अंत वाला हिस्सा जो है का वर्ग में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही चा वर्ग, चा में हमारी जीभ तालू से टच होती है हल्का सा और उससे वायु टकरा कर निकलती है, तो चा वर्ग के व्यंजन बोलते हैं। अगर आप मुंह से बोल के देखेंगे ना खुद, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम चा वर्ग के व्यंजन बोलेंगे। च, छ, ज, झ, य। इसमें जीभ जो है तालू से पूरी तरह से तो टच नहीं होती, लेकिन उस तालू और जीभ से मिलकर ये चा वर्ग के व्यंजन बोलते हैं। ऐसे टा वर्ग जो होते हैं इसमें जो हमारी जीभ है वो तालू से पलटकर यानी कि रोल होकर ऊपर को टकराती है। आप बोलेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। टा, ठा, ड, ढ, ण। इसमें जीभ हमारी घूमकर तालू से टच हो रही है, तब ये टा वर्ग के व्यंजन बोले जाते हैं। ऐसे ही ता वर्ग में हमारी जीभ तालू से टकराती है और ता वर्ग के व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। पा वर्ग में हमारी जो होंठ होते हैं उनको हम आपस में टच करते हैं, तब पा वर्ग के व्यंजन बोले जाते हैं। पा, फा, बा, भा, मा। ये सारे व्यंजन हमारे होठों के द्वारा बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन वह होते हैं जिनका उच्चारण जो स्वर है वो व्यंजनों के मध्य का होता है।
इसमें उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और इसका जो उच्चारण है जब हम करते हैं तो गले के निचले वाले हिस्से से वायु आती है, तो एकदम सीधी वायु आती है, तो ऐसा लगता है बहुत अंदर से आवाज़ आती है। अंतस्थ, अंदर से आवाज़ आती है, जैसे या, र, ल, ब, व। ठीक, तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजन के मध्य का होता है। अब नेक्स्ट है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुख से टकरा कर एक गर्मी सी पैदा करती है, एक ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये भी संख्या में 4 होते हैं। हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, और हमारे ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं, जो हैं अगर हम बोलेंगे तो आप बोल के देखेंगे तो आपको इसका एहसास होगा। जो हमारी मुख से जो वायु निकलती है वो किस तरह से टकरा के निकलती है और उसी की सहायता से आवाज़ निकलती है। श, श, स, ह। इसमें वायु हमारे मुख से टकरा कर निकलती है और उससे जो गर्मी पैदा होती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं और ये संख्या में होते हैं 4। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और हमारे ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। तो बच्चों, जिस तरह से 33 व्यंजन होते हैं, 33 जो हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, जिसमें 33 हमारे मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 25 जो हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब हम आगे समझेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से जो अर्थ वहन करे, अ के योग से जो अर्थ वहन करे। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वे अयोगवाह होते हैं, किसी स्वर के योग से। देखिए किस तरह से, जैसे हमने ये एक शब्द है अंगार, है तो अंगार में जो ऊपर एक बिंदी लगी, प्रातः, प्रातः में पीछे 2 बिंदी लगी है, ठीक है। अंधेरा, एक चंद्र बिंदु लगा है, अंधेरा में आके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो होता है इसका चिन्ह होता है एक बिंदु, जो हम शब्द लिखते हैं उसमें जो ऊपर एक बिंदी होती है उसको अनुस्वार होती है, सिर्फ वो बिंदी होती है, जैसे हंस, अंश, कंस। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से किया जाता है, इसमें वायु हमारे नाक को टच करते हुए निकलती है। विसर्ग, विसर्ग की साउंड होती है आह। विसर्ग का चिन्ह पीछे 2 बिंदी के रूप में होता है, जैसे प्रातः, नमः, अंतः, अंतःकरण। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ह, ठीक। अब अनुनासिक, अब अनुस्वार और अनुनासिक में आपको अंतर भी बताऊंगी मैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं, चाहे आप चंद्र बिंदु बोले चाहे उसको अनुनासिक। अनुनासिक मतलब नाक के जो अंत में हवा टच कर निकलती है और गला और नाक अंत में जो नाक के पीछे के हिस्से से जो हवा आती है, जैसे आँख, इसको बोलेंगे, देखिए अंतर भी समझेंगे इसमें। आँख, गाँव, सांप, हमारा गले का भी यूज़ हो रहा है इसमें और नाक के अंत वाला हिस्सा भी हो रहा है इसमें। जो नाक का टच है वो पूरी तरह से नहीं होता है, उसमें गले से भी साउंड आती है। अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि, जैसे माँ, माँ बोलेंगे, आप इन शब्दों को बोल के देखेंगे तब आप इसकी डेफिनेशन भी समझ पाएंगे बच्चों। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। शिरोरेख के ऊपर चंद्र बिंदु जो है वो एक चांद जैसा बनाकर उसमें एक बिंदी लगाई जाती है, जैसे चांद, गांव, आँख, इस तरह से इसको प्रयोग करा जाता है। लेकिन एक चीज़ और, जब शिरोरेख के ऊपर मात्रा लगी होती है, जैसे हमने कोई शब्द लिखा है उसके ऊपर मात्रा लगी हुई है, तो हम चंद्र बिंदु कैसे लगाएंगे? तब हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, उसकी जगह सिर्फ बिंदु लगता है, जैसे हैं, तो हैं में हमारा गले का टच भी हो रहा है और नाक का भी हो रहा है ना। लेकिन यहाँ हम चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे क्योंकि हैं, ए की मात्रा उस पर ऑलरेडी लगी हुई है।
तो उसमें हम चंद्र बिंदु ना लगा के सिर्फ बिंदु लगाते हैं, लेकिन वो होता अनुनासिक ही है। अब संयुक्त व्यंजन जानेंगे। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर एक नया व्यंजन होता है, वो संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में ये कुल 4 होते हैं। तो आपको अब याद रहेंगे, 4 हमारे अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 ही हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं ये? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसको हम देखेंगे। क और क्ष मिलके बनते हैं क्षा, त और र, त और र मिलके बनते हैं त्र, ज और ञ मिलके बनते हैं ज्ञ, श और र मिलके बनते हैं श्र। ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब देखेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जैसे कि आप जानते हैं, इसमें एक व्यंजन आधा होता है और वही व्यंजन दूसरा पूरा होता है। वो द्वित्व व्यंजन, एक व्यंजन की 2 बार आवृत्ति होती है, लेकिन जो पहला व्यंजन होता है वो आधा होता है। जैसे दिल्ली, पत्ता, गत्ता, बच्चा, इसमें जो च, चा है ना, इनका उच्चारण भी अलग होगा। हलंत लगा है तो इसको बोलेंगे न, और हलंत जहाँ नहीं लगा है तो उसको बोलेंगे ना। न, ना, त, त, ल, ल। इस तरह से ये अलग अलग इनकी साउंड हो जाएगी। ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। अंतर समझेंगे दोनों में। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन अलग अलग तरह से होते हैं। संयुक्त होते हैं जिसमें 2 अलग अलग व्यंजनों से एक नया व्यंजन बनता है, और द्वित्व एक ही व्यंजन को की 2 बार आवृत्ति होती है, वो द्वित्व व्यंजन होता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे र। र के अलग अलग रूप से हम मात्राएं व्यंजन पर लगाते हैं, अपने शब्द पर लगाते हैं। पहले तो जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो। स्वर रहित और स्वर सहित पहले हम समझेंगे कि क्या होता है स्वर रहित और क्या होता है स्वर सहित। स्वर रहित होता है ये, जब हम रा के पीछे हलंत लिए नीचे लगा देते हैं तो ये हो गया स्वर रहित, यानी कि इसमें स्वर नहीं है। और जब हम रा में हलंत नहीं लगाते हैं, ये हो गया स्वर सहित। इसमें जो इस हलंत वाले रा में प्लस छोटा आ, ठीक है, तो ये हो गया स्वर सहित रा, और जो ऊपर वाला है ये हो गया स्वर रहित रा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये स्वर सहित और स्वर रहित आपको समझ में आया। अब ये जो ऊपर हम जब रा की मात्रा यूज करते हैं उसको बोलते हैं रैफ की मात्रा, रैफ, ठीक है। पर्व, गर्व, ठीक है। तो इसमें पर्व पीछे बा में हमारा, जब हम इसका वर्ण विच्छेद हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं आपको वर्ण विच्छेद सिखाऊंगी, तो हम इसको करेंगे इस तरह से। प, अ, र, यानी कि स्वर रहित है र, ब, अ। ये बा जो है हमारा, बा हमारा स्वर सहित है और र हमारा स्वर रहित है। ओके, तो इस तरह से तो जो र रैफ की मात्रा होती है वो स्वर सहित व्यंजन के ऊपर लगती है, और वो र स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं होता है, छोटे अ की मात्रा उसमें नहीं होती है। स्वर सहित र का संयोग जब उससे पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से हो, तब र पदेन कहलाता है। पदेन नीचे एक डंडे के रूप में मात्रा लगती है, इस तरह से लगती है, जैसे क, क्र। ये जो मात्रा लगती है ये होती है स्वर रहित, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन पर स्वर सहित मात्रा। इस र में स्वर है, और जैसे ग प्लस र, ग्र, ठीक है। प प्लस र, प्र, म प्लस र, म्र, ठीक है। तो इस तरह से ये र पदेन की मात्रा लगती है। पदेन मतलब पद पर, यानी कि नीचे की साइड लगेगी ये मात्रा, और इसमें
स्वर सहित र का संयोग जब पूर्व में आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तब र पदेन की मात्रा लगती है। अब ये देखिए स्वर रहित ट, ठ, ड, ढ, ये 4 ऐसे स्वर हैं जिसमें र जुड़ने पर र पदेन इस तरह से लिखा जाता है। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ट में, ठ में और ड और ढ, इनमें हमेशा र की मात्रा ऐसे लगती है और किसी शब्द व्यंजन में ऐसी मात्रा नहीं लगती। ठीक है, तो ये रूप होता है जब ट, ठ, ड, ढ में मात्राएं र की लगाई जाती हैं तो र की मात्रा हमेशा नीचे लगेगी इस तरह से। कभी भी र की मात्रा ऊपर या फिर जैसे कि क्रम में लगी थी वैसे नहीं आएगी। नेक्स्ट, र का ये रूप भी होता है, जैसे त में र जुड़ गया त्र बन गया और श्र में तो र का ये रूप भी होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और हम अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम वर्ण विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्यंजन का पाठ समझ में आ गया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।